आज हम लास्ट टॉपिक को कंटिन्यू करेंगे। ठोस अवस्था, ये पार्ट 2 है। हम कल बंधन बलों के आधार पर ठोसों का वर्गीकरण पढ़ रहे थे और ठोसों को बंधन बलों के आधार पर 4 भागों में वर्गीकृत किया गया है: आणविक ठोस, आयनिक ठोस, धात्विक ठोस और सहसंयोजक या नेटवर्क ठोस। आणविक ठोस के बारे में कल हम विस्तृत रूप से पढ़ चुके हैं। अभी हम पढ़ेंगे आयनिक ठोस, धात्विक ठोस, सहसंयोजक या नेटवर्क ठोस। आयनिक ठोस जो होते हैं, इनमें अवयवी कण आयन होते हैं। आपको पता ही है आयन 2 टाइप्स के होते हैं। एक होता है धनायन एवं ऋणायन। ये जो धनायन और ऋणायन होते हैं, इनके बीच में बंधन बल कौन से पाए जाते हैं? तो ये आयन जो होते हैं आपस में स्थिर वैद्युत आकर्षण बल द्वारा बंधे होते हैं। तो इनमें बंधन बल कौन सा होता है? स्थिर वैद्युत आकर्षण बल। और क्योंकि इनमें स्थिर वैद्युत आकर्षण बल होता है, जो कि सबसे स्ट्रॉन्ग बल है दो अवयवी कणों को आपस में बांध कर रखने के लिए, इसीलिए आयनिक ठोस जो होते हैं, इनके गलनांक और क्वथनांक क्या होते हैं? उच्च होते हैं। इनके गलनांक क्वथनांक कैसे होते हैं? उच्च होते हैं। तो क्वेश्चन आ जाए कि आयनिक ठोसों के गलनांक और क्वथनांक उच्च क्यों होते हैं? क्योंकि आयनिक ठोसों में आयनों के बीच में स्थिर वैद्युत आकर्षण बल पाया जाता है, जिसे तोड़ने के लिए आपको बहुत ज्यादा मात्रा में ऊर्जा देनी पड़ेगी और इस वजह से इसके गलनांक और क्वथनांक कैसे होते हैं? उच्च होते हैं। और लास्ट पॉइंट, नेक्स्ट पॉइंट है आपका कि ये चालकता, ये विद्युत की चालकता प्रदर्शित करते हैं अथवा नहीं करते हैं। तो क्योंकि आयनिक ठोस में पहले तो पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज होता है, तो क्योंकि जब आप आयनिक ठोस को ठोस अवस्था की बात करें, तो ठोस अवस्था में जैसे सपोज कि NaCl है, तो NaCl जो होता है, जब तक ठोस अवस्था में है तब तक वो विद्युत की चालकता को प्रदर्शित नहीं करेगा। लेकिन जैसे ही आप इसको वाटर में डिसॉल्व करते हैं या इसको आप मॉल्टन स्टेट में ले आते हैं, तो ये जो होता है वो किस में बदल जाता है? Na पॉजिटिव में और OH नेगेटिव में। तो जैसे ही ये तो हम ये कहते हैं कि आयनिक ठोस का जलीय विलयन जो होता है वो विद्युत की चालकता को प्रदर्शित करता है। तो ये क्वेश्चन भी एग्जाम में बनता है कि आयनिक ठोस जो होते हैं वो केवल जलीय विलयन ही विद्युत के चालक होते हैं, ये ठोस अवस्था में विद्युत के कुचालक होते हैं, क्यों? तो आप आंसर करेंगे कि आयनिक ठोस जो होते हैं, ये ठोस अवस्था में इनमें आयन फ्री नहीं होते हैं, लेकिन जैसे ही आप इनको गलित अवस्था में लाते हैं या इनका जलीय विलयन बनाते हैं, तो ये आयन फ्री हो जाते हैं। और विद्युत की चालकता को प्रदर्शित करने के लिए या तो पदार्थ में फ्री आयन होने चाहिए, मुक्त आयन होने चाहिए, या फिर मुक्त इलेक्ट्रॉन होने चाहिए। तो जो धात्विक ठोस होते हैं, इनकी चालकता मुक्त इलेक्ट्रॉनों के कारण होती है, जबकि आयनिक ठोसों की जो चालकता होती है वो मुक्त आयनों के कारण होती है। तो यहाँ पर आप ये आंसर करेंगे कि जैसे ही आप जलीय विलयन में इसको डिसॉल्व करेंगे, तो ये अपने आयन फ्री करते हैं और इन्हीं आयनों के कारण ये विद्युत की चालकता को प्रदर्शित करते हैं। और क्योंकि ये आयनिक ठोस जो होते हैं, इनमें पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज होता है, तो ये ध्रुवीय विलायकों में विलय होते हैं। जल जैसे ध्रुवीय विलायकों में ये इजीली क्या हो जाते हैं? घुल जाते हैं, विलायकों में विलय। ठीक है। नेक्स्ट है आपका कि इनकी भौतिक प्रकृति कैसी होती है। क्योंकि इनमें आयनों के बीच में प्रबल स्थिर विद्युत आकर्षण बल पाया जाता है, तो ये बहुत मजबूती से एक दूसरे के साथ बंधे होते हैं और इस वजह से ये कठोर होते हैं, लेकिन ये भंगुर प्रकृति के होते हैं। अब भंगुर का मतलब क्या होता है? कि भंगुर का मतलब होता है, आपने कभी नमक देखा होगा, काला नमक, जो कि ऐसे स्टोन जैसा होता है, मतलब उसके बड़े बड़े क्रिस्टल होते हैं। तो जैसे ही आप उसको किसी हथौड़े से या किसी भारी चीज से मारते हैं, तो वो चूर चूर हो जाता है। इसको कहते हैं भंगुर प्रकृति। यानी कि किसी तेजी से उस पर प्रहार करने से अगर वो चूर चूर हो जाए, बिखर जाए, चूर्ण में बदल जाए, तो उसे भंगुर प्रकृति कहते हैं। तो आयनिक ठोस जो होते हैं वो भंगुर प्रकृति के होते हैं। नेक्स्ट है आपका भौतिक प्रकृति, इनकी कठोर और भंगुर होते हैं। नेक्स्ट है उदाहरण। आयनिक ठोस जो होते हैं, इनके एग्जाम्पल आप ले सकते हैं कोई भी सॉल्ट, जैसे कि NaCl, आपका ZnS और CaF2, ये सब आयनिक ठोसों के क्या है? एग्जाम्पल। एक और इम्पोर्टेंट चीज है कि आयनिक ठोस गैसीय प्रावस्था में जो होते हैं
वो अपनी मूल अवस्था को छोड़ देते हैं। यानी कि अगर आप NaCl की वाष्प देखेंगे तो उस NaCl की वाष्प जो होती है वो जल वाष्प के साथ अभिक्रिया करके क्या बना लेती है, NaOH प्लस HCl। तो NaCl की वाष्प में आपको सोडियम हाइड्रोक्साइड और हाइड्रोक्लोरिक एसिड जो होंगे उनकी भाप मिल जाएगी। रीजन समझ में आ गया क्यों? क्योंकि NaCl जो होता है जल वाष्प के साथ अभिक्रिया करके क्या बना लेता है, NaOH और HCl। नेक्स्ट जो ठोस है वो है धात्विक ठोस। तो सेम टाइप से इनको भी हम डिस्क्राइब करेंगे। धात्विक ठोस में अवयवी कण कौन से होते हैं? तो धात्विक ठोस में अवयवी कण होते हैं धातु आयन। क्या होते हैं? धातु आयन। अब ये जो धातु आयन होते हैं, आपने पढ़ा होगा धातुओं की जो प्रकृति होती है वो इलेक्ट्रॉन को त्यागने की होती है। तो ये इलेक्ट्रॉन त्यागने की प्रवृत्ति रखते हैं, और इलेक्ट्रॉन जो त्यागता है, जब किसी एलिमेंट में से इलेक्ट्रॉन निकलता है तो उस पर पॉजिटिव चार्ज आ जाता है, तो ये हमेशा क्या बनाते हैं, धनायन बनाते हैं, धनायन बनाते हैं। तो जो इलेक्ट्रॉन ये त्यागेंगे उन्हीं मुक्त इलेक्ट्रॉनों का एक समुद्र बन जाता है, और उसी में ये धनायन व्यवस्थित क्रम में क्या हो जाते हैं, व्यवस्थित हो जाते हैं। तो इस तरह से धात्विक ठोस के क्रिस्टल जालक का निर्माण होता है। तो धनायन जो होते हैं वो मुक्त इलेक्ट्रॉनों के समुद्र में नियमित क्रम में क्या हो जाते हैं, व्यवस्थित, लाइक दिस, इस तरह से कि ये पॉजिटिव चार्ज धनायन है, और इलेक्ट्रॉन जो होते हैं इसमें इस तरह से बहते रहते हैं। ठीक है, इलेक्ट्रॉन जो है वो इसमें इस तरह से बहते रहते हैं। तो यहाँ पर यह है कि इसी कारण से धात्विक ठोस जो होते हैं वो विद्युत के क्या होते हैं, चालक होते हैं, और उष्मा के भी क्या होते हैं, चालक होते हैं, क्योंकि इनमें मुक्त इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं। इनमें क्या होते हैं, मुक्त इलेक्ट्रॉन होते हैं, इसलिए ये उष्मा और विद्युत के चालक होते हैं। धात्विक ठोस जो होते हैं वो भी कठोर होते हैं, लेकिन ये भंगुर ना होकर आघातवर्धनीय एवं तन्य होते हैं। आघातवर्धनीय और तन्य क्या होता है, आघातवर्धनीय होते हैं यानी कि इन पर अगर हम तेजी से चोट करें तो ये चादर में बदल जाते हैं, चपटे हो जाते हैं, इसको कहते हैं आघातवर्धनीयता, यानी कि ये बिखर कर चूर चूर नहीं होते हैं। और तन्य का मतलब होता है कि अगर आप इनको खींचोगे तो ये तार में बदले जा सकते हैं। तो ये आघातवर्धनीय एवं क्या होते हैं, तन्य होते हैं धात्विक ठोस। नेक्स्ट है धातुओं में चमक होती है। इनमें क्या होती है, चमक होती है। अच्छा, इनमें बंधन बल कौन से पाए जाते हैं? तो धात्विक ठोसों में धात्विक बंध पाए जाते हैं। कौन से बंध पाए जाते हैं, धात्विक बंध पाए जाते हैं। एग्जाम्पल आप कोई भी धातु का दे सकते हैं, जैसे कि Ag, Au, आयरन और कॉपर, किसी भी धातु का आप एग्जाम्पल इसमें दे सकते हैं। जिंक भी हो सकता है। आपने पीरियोडिक टेबल लर्न की होगी, और अगर नहीं की है तो आपको कर लेनी चाहिए जल्दी से जल्दी। केमिस्ट्री जो होती है वो बिना आवर्त सारणी के आपको कभी भी समझ में नहीं आएगी। ठीक है, तो पीरियोडिक टेबल लर्न करना आप स्टार्ट कर दीजिए। नेक्स्ट है सहसंयोजक या नेटवर्क ठोस। सहसंयोजक या नेटवर्क ठोस में अवयवी कण जो होते हैं वो अधातु परमाणु होते हैं, अधातु परमाणु। तो इनमें अवयवी कण होते हैं अधातु परमाणु। या अधातु परमाणुओं के नियमित रूप में व्यवस्थित होने से एक विशाल नेटवर्क बनता है, इसलिए इन्हें सहसंयोजक या नेटवर्क ठोस भी कहते हैं। अब नेक्स्ट है कि इनमें बंधन बल कौन से होते हैं? तो इनमें सहसंयोजक आबंध पाए जाते हैं। कौन से आबंध पाए जाते हैं? सहसंयोजक बंध पाए जाते हैं। और आपने 11th में पढ़ा है कि ये सहसंयोजक बंध जो होते हैं वो दिशात्मक होते हैं, और दिशात्मक होने के कारण ये सहसंयोजक बंध जो होते हैं वो त्रिविम में एक निश्चित ज्यामितीय व्यवस्था का निर्माण करते हैं। तो इस तरह से सहसंयोजक या नेटवर्क ठोस के क्रिस्टल जालक का निर्माण होता है। अब नेक्स्ट है आपका कि इनके गलनांक और क्वथनांक। तो इनके गलनांक और क्वथनांक जो होते हैं बहुत ज्यादा उच्च होते हैं, बहुत ज्यादा उच्च गलनांक इनका पाया जाता है। ठीक है, क्यों? क्योंकि ये विशाल नेटवर्क का निर्माण करते हैं, और इतने बड़े नेटवर्क को तोड़ने के लिए आपको हाई अमाउंट में एनर्जी देनी पड़ेगी, इसलिए इनके गलनांक और क्वथनांक बहुत ज्यादा उच्च होते हैं। इनके एग्जाम्पल हैं
हीरा, ग्रेफाइट, सिलिकॉन कार्बाइड और क्वार्ट्ज, ये सब इनके क्या है, सहसंयोजक या नेटवर्क ठोस के एग्जाम्पल है। अब हीरा और ग्रेफाइट के बारे में आप लोअर क्लासेस में पढ़ चुके हैं। हीरा और ग्रेफाइट क्या है, कार्बन के अपर रूप हैं। हीरा और ग्रेफाइट कार्बन के क्या है, अपर रूप। अपर रूप क्या होता है, जब भी कोई तत्व प्रकृति में एक से ज्यादा शुद्ध रूपों में पाया जाता है तो वो सारे रूप क्या कहलाते हैं, उसके अपर रूप कहलाते हैं। अब हीरा और ग्रेफाइट में मेजर डिफरेंस क्या है, आप देखेंगे कि जो हीरा होता है, हीरा जो होता है और ग्रेफाइट जो होता है, इनमें मेजर डिफरेंस ये है कि हीरा में जो भी कार्बन होते हैं, ये किसके अपर रूप है, कार्बन के। ये भी किसका अपर रूप है, कार्बन का। लेकिन इनमें डिफरेंस ये है कि इनमें जो कार्बन होते हैं हीरे में, वो sp3 हाइब्रिडाइज्ड होते हैं। इनमें हाइब्रिडाइजेशन कौन सा होता है, sp3, जबकि ग्रेफाइट का हाइब्रिडाइजेशन होता है sp2। ये मेजर डिफरेंस है और इसी रीजन से इनकी प्रॉपर्टीज में भी डिफरेंस है। हीरा जो होता है sp3 हाइब्रिडाइज होने की वजह से इनमें एक भी इलेक्ट्रॉन फ्री नहीं रहता है, और क्योंकि एक भी इलेक्ट्रॉन फ्री नहीं रहता है इसलिए हीरा विद्युत का कुचालक होता है। क्या होता है, कुचालक। और अगर हम बात करें ग्रेफाइट की, तो क्योंकि इनमें प्रत्येक कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन sp2 है, तो ये जो होते हैं sp2 हाइब्रिडाइज कार्बन जो होते हैं वो इस तरह से षटकोणीय परतों का निर्माण करते हैं। किसका निर्माण करते हैं, ये देखो, ये एक कार्बन है और इसने कितने बॉन्ड बनाए हुए हैं, 3। यहां पर एक दूसरी परत होगी, इसमें भी हर कार्बन कितने बॉन्ड बनाएगा, 3। sp2 हाइब्रिडाइजेशन में 3 बॉन्ड होते हैं, ये तो पता है ना। तो यहाँ पर हीरा में sp3 होता है, इसमें ईच कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन sp3 होने की वजह से यहाँ हर कार्बन कितने बॉन्ड बनाता है, 4। तो ये चतुष्फलकीय ज्यामिति में व्यवस्थित होकर एक विशाल नेटवर्क का निर्माण करते हैं, जबकि ये षटकोणीय परतों का निर्माण करते हैं। तो इस तरह से जो ये हेक्सागोनल शीट्स होती हैं, इनके बीच में 4th इलेक्ट्रॉन जो होता है वो इनके बीच में क्या होता है, व्यवस्थित होता है। ठीक है, ये ग्रेफाइट का स्ट्रक्चर है और हीरे का स्ट्रक्चर इस तरह से होता है। ये एक कार्बन है और फिर अगेन ये वाला कार्बन जो है वो फिर से क्या करेगा, यहां पर आपका 4 भागों में डिवाइड होगा। तो इस तरह से वो 4 बॉन्ड बनाएगा और ये हर कार्बन 4 बॉन्ड बनाता है। ये दिखाई नहीं दे रहा होगा, इस तरह से चतुष्फलकीय ज्यामिति होती है ना sp3 हाइब्रिडाइजेशन में। फिर वापस ये हर कार्बन जो होगा वो अगेन क्या करेगा, 4 बॉन्ड बनाएगा। ठीक है, इस तरह से। तो इस तरह से आप हीरा की स्ट्रक्चर बना सकते हैं, डायमंड की। ग्रेफाइट में इस तरह से षटकोणीय परतें होती हैं, इन परतों के बीच में इलेक्ट्रॉन होता है और इन्हीं इलेक्ट्रॉनों के बीच में, क्योंकि ये जो डिस्टेंस होती है एक परत और दूसरी परत के बीच में, ये लगभग 332 पिकोमीटर होती है, जबकि ये जो डिस्टेंस है इस कार्बन की ये 142 पिकोमीटर होती है। तो यहाँ पर 342 डिस्टेंस जो है 332 पिकोमीटर बहुत ज्यादा होने की वजह से ये जो इलेक्ट्रॉन होते हैं इनकी वजह से ये शीट्स जो होती हैं, अगर आप इस पर हल्का सा प्रेशर डालेंगे तो ये एक शीट दूसरी शीट पर खिसक जाती है और इसी वजह से ग्रेफाइट जो होता है वो मुलायम होता है। कैसा होता है ग्रेफाइट, मुलायम होता है और ये विद्युत का चालन प्रदर्शित करता है, विद्युत की चालकता प्रदर्शित करता है, क्योंकि इनमें 4th इलेक्ट्रॉन क्या होता है, परतों के बीच में फ्री होता है और इन्हीं फ्री इलेक्ट्रॉन के कारण ग्रेफाइट विद्युत की चालकता प्रदर्शित करते हैं।